क्या होगा जब भविष्य से सैकड़ों लोग टाइम ट्रेवल कर साल 2024 में आ जाएंगे। अब भविष्य में ऐसा क्या होने वाला है जो इतने लोगों को पास्ट में आना पड़ा। चलिए जानते हैं हमारी नई सीरीज दी क्रॉसिंग में, जो कि कंप्लीट सीरीज इसी एक वीडियो में कंक्लूड हो जाएगी। अब चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी की शुरुआत एक छोटे से टाउन से होती है, जिसके पास के समुद्र में अचानक से ही सैकड़ों लोग आ गए। बहुत सारे लोग तो वहीं डूबकर मर रहे थे, तो वहीं कुछ लोग तैरकर किनारे की ओर जाने लगते हैं। इसी भीड़ में एक माँ भी थी, जो कि अपनी बच्ची को सांस देकर डूबने से बचाने की कोशिश करती है। अब जल्द ही टाउन के शेरिफ जूड को उसका कोलीग इन्फॉर्म करता है कि उन्हें अचानक से ही समुद्र के किनारे से बहुत सारे लोगों की बॉडीज मिल रही हैं। दोनों जल्दी से भागकर वहीं जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो कई सारे लोग पड़े हुए थे और शाम होते होते बहुत से लोगों को किनारे पर लाया जाता है। अब जूड अपने कोलीग के साथ हैरानी में था, क्योंकि ना तो इन लोगों ने कोई लाइफ जैकेट ही पहन रखी थी और वे समुद्र में क्या करने गए थे। दरअसल इन सर्वाइवर्स में से सिर्फ 47 लोग ही जिंदा बच पाए, बाकी के 500 से भी ज्यादा लोग तो पानी में ही डूबकर मारे गए थे। अब तक इस खबर को सुनकर होमलैंड सिक्योरिटी से एक ऑफिसर एमा भी पहुंच चुकी थी। वो बताती है कि वे अभी इस खबर को आम जनता में नहीं बता रहे, क्योंकि उन्हें पहले खुद से पड़ताल करनी होगी कि ये लोग हैं कौन। इनमें से किसी का भी कोई डेटा उनके पास नहीं है। अब ऑफिसर जूड उसी छोटी बच्ची लिया के पास जाता है और पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो, और जो वो लड़की उसे जवाब देती है, जूड तो क्या किसी को भी उस पर भरोसा नहीं होगा। वो कहती है कि वो अपनी माँ के साथ 180 साल फ्यूचर से यहाँ पास्ट में टाइम ट्रेवल कर आ गई है, क्योंकि वहाँ पर कत्लेआम चल रहा था। इतना ही नहीं, एक और सर्वाइवर केलब भी कहता है कि लिया सच बोल रही है, फ्यूचर बहुत खतरनाक होने वाला है। अब जैसा कि होना ही था, किसी को भी उनकी बातों का भरोसा नहीं होता और वे एक एक कर सभी 47 बचे हुए सर्वाइवर से इंटेरोगेशन करने लगते हैं। लेकिन सभी का जवाब एक जैसा था। वे उन्हें भविष्य की रियलिटी बताने लगते हैं कि कैसे साल 2187 में पृथ्वी बहुत ज्यादा बदल जाएगी। भविष्य में वैज्ञानिक इंसानी जीन्स में बदलाव कर कुछ चंद अमीर लोगों को सुपर ह्यूमंस बना देंगे, ऐसे इंसान जिनकी बॉडी हर प्रकार की बीमारी से इम्यून होती है। और फिर ऐसे ही इंसानों ने एपेक्स नाम का एक ग्रुप बनाया और वे आम इंसानों को मारने लगे, ताकि फिर पृथ्वी पर सिर्फ उन्हीं जैसे उन्नत सभ्यता के लोग ही जिंदा बचे। इसलिए बचे हुए इंसानों ने एक टाइम मशीन बनाई, जो कि सिर्फ 2 बार ही इंसानों को फ्यूचर से पास्ट में भेज सकती थी। और इसलिए लोग फ्यूचर में मरने से बचने के लिए इस समय यानी साल 2024 पास्ट में आ गए। अब पूरा ही डिपार्टमेंट हैरान था, क्योंकि एक एक सर्वाइवर सेम ही बयान दे रहा था और वे टाइम ट्रेवल जैसी किसी भी थ्योरी को मानने को तैयार न थे। तो वे फैसला करते हैं कि अभी तो वे इन 47 सर्वाइवर्स और 500 से ज्यादा बॉडीज जो कि उन्हें समुद्र किनारे से मिली थी, वे उनके बारे में आम जनता को भी नहीं बताएंगे और इन बचे हुए 47 लोगों को बंद करके रखेंगे, ताकि और अच्छे से उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके। उन्हें इन लोगों द्वारा बताई गई एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जानना होगा, क्योंकि इन सभी के हिसाब से ये एपेक्स ग्रुप इसी समय यानी कि साल 2024 से बनना शुरू होगा, जो कि भविष्य में जाकर बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। हालांकि ऑफिसर जूड इन सब के बारे में आम जनता से छुपाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। दूसरी ओर वही औरत रीस दिखाई जाती है, जो कि डूबते हुए अपनी बेटी ली को सांसें देकर बचा रही थी। वो बाकी लोगों के साथ किनारे पर नहीं गई, बल्कि एक हंटिंग बोट पर पहुंच गई। तो अब रीस अपनी बेटी लिया को ढूंढने निकल पड़ती है, जो कि पानी में उससे अलग हो गई थी। तो वही पुलिस कैंप में सर्वाइवर्स इस टाइम की पृथ्वी को देख काफी खुश थे। यहाँ साफ हवा और पानी है। नन्ही लिया भी बनी टॉयज को देख हैरान थी, क्योंकि भविष्य में प्रदूषण के कारण जंगली जानवर तो वैसे ही विलुप्त हो चुके थे। ऑफिसर एमा भी अब तक उनसे अलग अलग सवाल करने लगती है और इसी बीच एक सर्वाइवर उसे बेहद ही हैरानी वाली जानकारी देता है। उन्होंने शुरू में बताया भी था कि भविष्य में टाइम मशीन से सिर्फ 2 ही बार टाइम ट्रेवल किया जा सकता था और वे दूसरा ग्रुप है, यानी कि उनसे पहले एक और बार भविष्य से कुछ और लोगों का ग्रुप ऑलरेडी इस समय में आ चुका है, लेकिन वे उनकी तरह पानी में लैंड नहीं हुए और उनके बारे में किसी को भी नहीं पता कि अब वे हैं कहाँ। यानी कि उनके अलावा एक और भविष्य से आया हुआ ग्रुप है, जो कि आम लोगों में घुल मिल चुका है, जिनके बारे में पुलिस को भी नहीं पता कि वे हैं कौन। तो वहीं रीस अपनी बेटी लिया को ढूंढने के लिए ऑफिसर जूड को गन पॉइंट पर धमकी देने लगती है कि वो उसे अभी उसकी बेटी के पास ले जाए। उसे शुरू में लगा था कि उसकी बेटी भी डूबकर मारी ना गई हो, इसलिए ऑफिसर जूड उसे मोर्ग ले जाता है, जहाँ डूबने वाले लोगों की बॉडीज थी। हालांकि इसमें ईव की बॉडी नहीं थी, जिससे रीस खुश होती है कि वो अभी भी
जिंदा होगी। अब तक पीछे से बाकी गार्ड्स भी आ चुके थे, लेकिन सरप्राइजिंगली रीस कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग निकलती है और वो उन्हें मारकर खिड़की को तोड़कर भागी जाती है। यानी कि वो एक एपेक्स है जिसके बारे में सर्वाइवर्स ने उन्हें पहले बताया था। एमा और जूड उसकी सीसीटीवी फुटेज देखकर डर चुके थे कि भविष्य से न सिर्फ नॉर्मल इंसान बल्कि जेनेटिकली मॉडिफाइड एपेक्स भी हमारे समय में आ चुके हैं। तो उन्हें रीस को जल्द से जल्द पकड़ना होगा क्योंकि वो एक एपेक्स है। इससे उन्हें सर्वाइवर्स की बातों का भरोसा भी हो जाता है कि वे सच में ही भविष्य से हैं और जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब कुछ सच है। एमा सीक्रेटली जंगल के बीचों बीच एक कैंप बनवाती है जहां वे इन भविष्य से आए हुए 47 लोगों को बाकी दुनिया से अलग रखेंगे। यहाँ सभी को अलग अलग रूम्स दिए जाते हैं और एमा कंफर्म करती है कि कैंप के चारों ओर बहुत ही टाइट सिक्योरिटी रहे क्योंकि इन लोगों में से और भी रीस की तरह एपेक्स निकल सकते हैं। वहीं होमलैंड सिक्योरिटी का हेड क्रेग उसी सर्वाइवर से अकेले में मिलता है जिसने उन्हें बताया था कि उनसे पहले और भी इंसान भविष्य से इस समय में आ चुके हैं। और अब वो आदमी ये देखकर हैरान रह जाता है कि क्रेग तो खुद भविष्य से आया था और वो अब होमलैंड सिक्योरिटी का हेड बन चुका है। यानी कि उनका कोई तो सीक्रेट मकसद है जिसकी वजह से वे इस समय में बाकी लोगों को सच्चाई नहीं बता रहे। तो दूसरी ओर वहीं जूड के घर पर फिर से रीस घुस आती है और कहती है कि उसे कैसे भी करके सिर्फ अपनी बेटी लिया को पाना है जो कि अभी पुलिस कैंप में थी। रीस यहाँ से जूड को अपनी हिस्ट्री बताने लगती है कि कैसे साल 1987 में वो खुद एक एपेक्स थी। वे जेनेटिकली मॉडिफाइड सुपर ह्यूमंस थे और आम लोगों को मार रहे थे ताकि पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ उन जैसे सुपर ह्यूमंस ही बचें जो कि एवोल्यूशन के अगले स्टेज पर पहुंच चुके हैं। सो एक बार रीस भी अपने एक और साथी के साथ आम लोगों के कैंप में घुसी जहां उनकी फैलाई बीमारियों से आम इंसान मर रहे थे। वहीं रीस जैसे एपेक्स को इस बीमारी से कुछ नहीं होता क्योंकि वे तो इसे ऑलरेडी इम्यून हो चुके थे। लेकिन इस कैंप में जहाँ की रीस को आम लोगों को मारने भेजा गया था उसे वहाँ एक छोटी सी बच्ची नजर आती है। अब रीस की चूंकि खुद की कोई संतान न थी सो वो उसे अपने पास रखने का फैसला करती है। वो उसे मार नहीं पाती। हालांकि ये सब एपेक्स कानूनों के तो खिलाफ ही था तो उसे अपने साथी सोल्जर को ये राज छुपाने के लिए मारना ही पड़ता है। रीस बेबी को अपने घर ले आई और उसे पालने लगी। हालांकि उसका पति जो कि एपेक्स ही था वो भी कहता है कि वे आम इंसानों को नहीं पाल सकते, वो भी हायर अथॉरिटीज से छुपकर। लेकिन अब तक रीस को इस बेबी से प्यार हो चुका था और वो अपने पति से इस बात को सीक्रेट रखने को कहती है। हालांकि उसके पति ने हायर अथॉरिटीज को ये सच्चाई बता ही दी और अब रीस को मीटिंग में बुलाकर बताया जाता है कि अब से ना सिर्फ एपेक्स अथॉरिटी उस बच्ची को मारेगी बल्कि वे रीस को भी उम्र भर के लिए जेल में रखेंगे जो उसने एक आम इंसान के बच्चे को पनाह दी। तो अब अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए रीस वहाँ मौजूद सभी ऑफिसर्स को जान से मार देती है। उसने सिर्फ अपने पति को ही जिंदा छोड़ा था ताकि उसे उम्र भर अपनी गलती का एहसास होता रहे। उसे पता था कि इस समय में वो अपनी बेटी के साथ सुरक्षित नहीं रह सकेगी क्योंकि अब पूरा एपेक्स ग्रुप उसके पीछे होगा। तो वो कुछ साल एपेक्स से छिपने के बाद बाकी बचे हुए आम इंसानों के साथ टाइम ट्रेवल करने के लिए आ गई जो कि पास्ट यानी कि साल 2024 में जा रहे थे। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि जिस जगह वे टाइम ट्रेवल कर रहे हैं वहाँ साल 2024 में समुद्र होगा क्योंकि उनके समय यानी कि साल 2187 में तो वहाँ से पानी ही सूख चुका था। इसलिए टाइम ट्रेवल के बाद ज्यादातर लोग तो पानी में आते ही मारे गए और सिर्फ 47 लोग ही जीवित बचे। वहीं कहानी के शुरू में रीस ने ही अपनी बेटी को बचाने के लिए सांस दी थी जो कि अब सरकारी कैंप में है जहाँ की रीस जा नहीं सकती। दूसरी ओर कैंप में अब तक पुलिस की टीम ने सभी सर्वाइवर्स का डीएनए टेस्ट करना शुरू कर दिया था। वे जानना चाहते थे कि इन 47 लोगों में से कोई और एपेक्स ना निकल जाए जो कि इस वक्त के लोगों के लिए खतरा हो सकता है। हालांकि उनकी अच्छी किस्मत की इन 47 में से कोई और एपेक्स नहीं था यानी कि सिर्फ रीस ही एपेक्स है जिसे उन्हें जल्द से जल्द पकड़ना होगा। दूसरी ओर जूड को रीस पर भरोसा हो गया था कि बेशक से वो एक एपेक्स हो मगर वो दिल की अच्छी है और सिर्फ अपनी बेटी लिया के लिए उसे पाना चाहती है। उसने अपनी बेटी के लिए एपेक्स ग्रुप से बगावत की। हालांकि अब भी जूड पुलिस के खिलाफ नहीं जाना चाहता था और वो धोखे से रीस को एक कमरे में बंद कर अपनी बॉस एमा को फोन कर सब कुछ बता ही देता है कि उसने रीस को बंद कर लिया है। हालांकि वो दिल की बुरी नहीं है तो वो एमा को अकेले में आकर रीस से मिलने को कहता है जिसके बाद वे फैसला करेंगे कि उन्हें आगे करना क्या चाहिए। लेकिन एमा ने जूड के कहने के बावजूद अपने हेड को सब कुछ बता ही दिया कि जूड ने इकलौती एपेक्स को अपने घर में बंद कर रखा है और वे सोल्जर्स के साथ रीस को पकड़ने जाने लगते हैं। वही रीस ने भी फोन पर सब कुछ सुन लिया था कि जूड ने उसके बारे में बाकी फोर्स को बता ही दिया तो वो भी भागने की तैयारी करने लगती है
और अब कुछ देर बाद जब सोल्जर्स उसे पकड़ने आए थे तो रीस को एक गोली लगने के बावजूद वो पानी में कूदकर भागी जाती है। वही जूड तो एमा से गुस्से में था क्योंकि जूड ने एमा को अकेले में आने को कहा था और वो एमा को फोन कर डांटता भी है कि आगे से वो उस पर कभी भी भरोसा नहीं करेगा। उसने इस केस को भी छोड़ दिया और वो अपने बेटे के साथ कुछ दिन शांति से बिताने का फैसला करता है। वैसे भी अब उसका उसकी पत्नी से तो डिवोर्स हो ही चुका है। अब अगले ही दिन जूड अपने बेटे के साथ एक लोकल मेले में घूमने भी जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि घायल रीस भी इसी जंगल में बाकी सोल्जर से बचती फिर रही है। रीस को पता था कि उसके एपेक्स होने का सभी को ऑलरेडी पता चल चुका है और वे उसे पकड़कर जान से मार देंगे। दूसरी ओर डिपार्टमेंट का हेड क्रेग, जो कि खुद फ्यूचर से है, वो एक डॉक्टर को हायर करता है जो कि सीक्रेटली भविष्य से आए हुए उन 47 लोगों की जांच करेगी और सब कुछ सीक्रेट रखेगी। उसे इसके लिए काफी सारे पैसे भी ऑफर किए जाते हैं। अब डॉक्टर जल्दी से कैंप में पहुंचती है और एमा उसे बताती है कि छोटी लिया काफी ही बीमार है और डॉक्टर उसे जल्दी से ठीक कर दें। दरअसल लिया को वही बीमारी थी जो कि फ्यूचर में एपेक्स ने आम इंसानों को मारने के लिए बनाई थी और इस समय में तो उसका कोई इलाज भी नहीं है। तो दूसरी ओर रीस, जो कि जंगलों में सोल्जर से भाग रही थी, वो एपेक्स तो है ही और वो बड़ी आसानी से सभी सोल्जर्स को मारते हुए वहाँ से निकल ही जाती है। उसे बस अपनी बेटी लिया चाहिए थी, वो भी किसी भी कीमत पर। दूसरी ओर पूरा ही दिन अपने बेटे के साथ मेले में घूमने के बाद जूड को मरे हुए सोल्जर्स की बॉडी मिलती है जिस पर उसके लिए भी मैसेज लिखा हुआ था कि रीस जूड को भी सबक सिखाएगी जो उसने उसे पकड़वाने की कोशिश की। जूड देखता है कि अब मेले से उसका बेटा ही गायब है, यानी कि रीस उसे उठा ले गई और वो जूड को फोन कर धमकी देती है कि अगर जूड कैंप से जाकर उसके पास उसकी बेटी को नहीं लाया तो वो उसके बेटे को जान से मार देगी। अब जूड के पास कोई और रास्ता नहीं था तो वो जल्दी से कैंप जाकर उनसे मिन्नतें करता है कि वे लिया को उसे सौंप दे ताकि वो उसके बदले में अपने बेटे को छुड़ा सके। लेकिन उसकी सीनियर एमा उसे बुरी खबर देती है कि लिया तो उस बीमारी से बुरी तरह से पीड़ित है और अगर वो उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटी तो तब ही मारी जाएगी। वे अभी उसे यहाँ से नहीं भेज सकते। मेन डॉक्टर भी उसे जानकारी देती है कि लिया को कोई भविष्य की बीमारी है जिसका इलाज अभी के समय में तो किसी के भी पास नहीं। अब जूड कहता है कि फिर तो डॉक्टर को उसके साथ चलकर रीस को यही सब बताना होगा, कहीं वो उसके बेटे को नुकसान ना पहुंचा दे। अब शुरू में एमा इसकी इजाजत नहीं देती क्योंकि वो डॉक्टर की जान खतरे में नहीं डालेगी। वैसे भी रीस बहुत खतरनाक है, वो एक एपेक्स है और उसने उनके कई सारे सोल्जर्स को जान से मार दिया है। लेकिन अब डॉक्टर खुद से ही कहती है कि वो रीस के पास जाना चाहती है क्योंकि रीस के ब्लड से क्या पता उसे इस बीमारी को ठीक करने का कोई फॉर्मूला ही मिल जाए। वैसे भी एपेक्स इस बीमारी से इम्यून तो होते ही हैं। अब डॉक्टर और जूड दोनों रीस के बताए एड्रेस पर पहुंचकर उसे सब कुछ बताते हैं कि कैसे लिया की हालत काफी खराब है, वे उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम से नहीं हटा सकते। अब शुरू में रीस को लगता है कि वे झूठ बोल रहे होंगे, सो डॉक्टर खुद कहती है कि वो जूड के बेटे की जगह उसके साथ रहेगी ताकि ईव को हुई बीमारी का एंटीडोट ढूंढ सके। वहीं जूड तो काफी खुश था कि उसका बेटा अभी भी सेफ है, रीस ने उसे कोई चोट नहीं पहुंचाई। उल्टा उसका बेटा बताता भी है कि कैसे रीस ने बहुत ही अच्छे से उसका ख्याल रखा। तो दूसरी ओर कैंप में सब परेशान थे कि जो पहला ग्रुप फ्यूचर से इस समय में आ गया था वे लोग अभी कहाँ होंगे। कि तभी फ्यूचर ग्रुप का एक सर्वाइवर अपनी पत्नी ग्रेटा का स्केच बनवा कर एमा को दे देता है जो कि उससे पहले वाले ग्रुप के साथ इस समय में आ गई थी। और फॉर्चुनेटली एमा ने उसे पहचान भी लिया था कि ये तो ग्रेटा है जो कि एक ऊंची पोस्ट पर तैनात है। तो अब एमा अकेली ही उससे मिलने पहुंचती है और पूछने लगती है कि क्या वो फ्यूचर से है, क्योंकि उनके एक सर्वाइवर ने उसका स्केच देकर बताया भी है कि वो उसकी पत्नी है। अब ये सब सुनकर ग्रेटा घबरा गई थी कि उसकी सच्चाई एमा को पता चल ही गई। एमा नोटिस भी करती है कि उसके घर पर कई सारे फोटोज थे जिनमें उनका होमलैंड सिक्योरिटी का हेड क्रेग भी शामिल है, यानी वो भी फ्यूचर से है। और फ्यूचर से आए हुए पहले ग्रुप के लोग कुछ सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं, लेकिन एमा ये किसी को भी बता पाती उसके पहले ही पीछे से ग्रेटा आकर एमा को गोली मार देती है ताकि किसी को उनकी सच्चाई का पता ना चले। तो दूसरी ओर डॉक्टर रीस से उसका ब्लड सैंपल लेने लगती है क्योंकि वो एक एपेक्स है, वो हर बीमारी से इम्यून है। डॉक्टर उसके ब्लड से एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उसकी बेटी लिया को बचा सके। उन्हें कैंप से फोन भी आता है कि लिया की हालत लगातार बिगड़ती ही जा रही है, वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो जल्दी से मेडिसिन तैयार कर डॉक्टर जल्दी से कैंप पहुंचती है और आखिरी वक्त पर लिया को वो मेडिसिन देकर डॉक्टर ने उसे फाइनली बचा ही लिया था। हालांकि अब उसके पास रीस का ब्लड है जिससे वो और एक्सपेरिमेंट्स कर पाएगी। डॉक्टर रीस से मिलकर बता भी देती है कि अब उसकी बेटी सेफ है और जल्द ही कैंप के लोगों को बाहर ले जाया जाएगा। तो वहाँ से रीस अपनी बेटी लिया को लेकर निकल सकती है।
अब रीस इसी की तैयारियां करने लगती है। उसने बहुत सारे पैसे देकर अपने और लिया के फेक डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लिए थे ताकि वो लिया के साथ यहाँ से कहीं दूर भागकर एक नई जिंदगी शुरू कर पाए। तो वहीं डॉक्टर खुद कैंसर से पीड़ित थी, वो मर रही थी, इसलिए उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वो भी रीस के एपेक्स ब्लड से नई मेडिसिन बना ले और खुद की जान बचा ले। तो दूसरी ओर जूड को पता लगता है कि उनकी हेड एमा कहीं मिसिंग हो गई है। उसका किसी को भी पता नहीं चल रहा कि वो गई कहाँ, वो अपने घर पर भी नहीं थी। और जूड और बाकी ऑफिसर्स देखने लगते हैं कि एमा उसी सर्वाइवर पॉल की वाइफ को ढूंढ रही थी जिसका कुछ कनेक्शन उनके हेड ग्रेग से भी है। वहीं दूसरी ओर ग्रेटा ने क्रेग को बता दिया था कि उसका पति पॉल भी इसी समय में आ चुका है, जो कि सबको बता रहा है कि मैं फ्यूचर से हूँ। वहीं अब तक जूड और बाकी ऑफिसर्स को उनके हेड क्रेग पर शक हो गया था और वे अपने ही डिपार्टमेंट के हेड को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन क्रेग की पहुंच बहुत ऊपर तक थी और शहर की मेयर खुद आकर क्रेग को छुड़वा लेती है, यानी कि वो भी फ्यूचर से आई है। अब आज के दिन डिपार्टमेंट ने फैसला किया था कि वे कैंप के 47 लोगों को बाहर की दुनिया दिखाने ले जाएंगे, क्योंकि अब उन्हें भरोसा था कि वे उनके लिए कोई खतरा नहीं। वैसे भी वे कब तक उन्हें बंधक बनाकर रखेंगे, फिर भी वे सभी में ट्रेसिंग डिवाइस लगा ही देते हैं ताकि कोई सर्वाइवर भागने की कोशिश न करे। जबकि रिश्तों पहले से इसी मौके की तलाश में थी ताकि वो अपनी बेटी को लेकर भाग सके। अब प्लान के अनुसार सर्वाइवर्स को पास के एक छोटे से टाउन में घुमाने ले जाया जाता है ताकि वे इस समय की सोसाइटी को देख सके, उनमें घुलना मिलना सीख सके। सभी इससे काफी खुश भी थे कि अब के समय की हवा कितनी ज्यादा साफ है, वरना फ्यूचर में ना तो पानी बचेगा और ना ही साफ वातावरण, ऊपर से फसलें भी पैदा होना बंद हो जाएंगी। इसलिए तो एपेक्स कैटेगरी के लोगों ने उन्हें मारना चुना ताकि बचे हुए रिसोर्सेज सिर्फ उन्हीं के पास रहे। वहीं दूसरी ओर खुद जूड रीस के पास उसकी बेटी को देना चाहता था, तो वो गाइड होने का नाटक कर छोटी लिया को बाथरूम के रास्ते रीस तक ले ही जाता है। उसने लिया का ट्रेसिंग डिवाइस भी निकाल दिया था ताकि पुलिस उन्हें ट्रेस न कर सके। यहाँ से रीस और जूड दोनों एक दूसरे को आखिरी गुड बाय बोल सी ऑफ करते हैं। उनके यहाँ से रास्ते अलग अलग थे, हालांकि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा होता नहीं है। जब रीस लिया के साथ एक होटल में ही थी कि उसे नोटिस होता है कि पुलिस ने एक और ट्रैकर डिवाइस पहले से लिया के खिलौने में लगा रखा था। रीस जल्दी से लिया को लेकर निकलने लगती है क्योंकि उन तक सोल्जर्स कभी भी पहुंच सकते थे, और होता भी ऐसा ही है। सोल्जर्स ने फाइनली लिया और रीस को पकड़ ही लिया और यहाँ से रिवील होता है कि ये सब पहले से क्रेग का प्लान था, जिसने लिया को चारा बनाकर भेज दिया ताकि वे इस समय में मौजूद इकलौती एपेक्स को पकड़ सके। वे उन्हें उठाकर लैब में ले जाते हैं जहाँ डॉक्टर और ग्रेटा, जो कि फ्यूचर से थे, वे आइडिया देते हैं कि वे रीस को अभी ही मार दे क्योंकि इसी समय में एपेक्स जनरेशन की शुरुआत हुई थी और कहीं वो शुरुआत रीस से तो ना हुई हो। वहीं क्रेग ने अब तक कैंप वाली डॉक्टर को भी बुला लिया था ताकि वे रीस को मारने से पहले उस एपेक्स एवोल्यूशन का राज जान सके, जिससे वे आम इंसानों से कहीं गुना स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। वहीं डॉक्टर के तो कुछ और ही प्लान थे और वो क्रेग को बिना पता चले रीस का और भी ब्लड सैंपल अपने साथ ले जाने लगती है ताकि खुद के कैंसर के लिए एंटीडोट बना सके। वहीं अब तक आम लोगों को पता लगना शुरू हो गया था कि पुलिस के पास 47 लोग हैं जो कि फ्यूचर से आए हैं। तो वे सब प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि उन्हें सब कुछ रिवील किया जाए वरना वे कैंप पर हमला कर देंगे। इससे तो पुलिस की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि पहले से उनकी सीनियर ऑफिसर एमा कई दिन से मिसिंग है। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि उसे तो ग्रेटा ने पहले ही मार दिया था ताकि उसका और क्रेग का राज न खुले। और अब फाइनली पुलिस को एमा की बॉडी कैंप के पास मिल ही जाती है और सारे सबूतों से ऐसा दिखाया जाता है मानो उसे इन 47 लोगों के ग्रुप में से किसी एक ने मारा हो। हालांकि जूड को शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, जबकि अकेले में ग्रेटा अपने पति पोल से मिलती है जो कि उसे देख काफी ही खुश था। ग्रेटा पोल से पहले टाइम ट्रेवल कर पहले वाले ग्रुप के साथ 2024 में आ गई थी और वो पोल से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाने लगती है जिसमें कि पोल कहे कि वे कोई टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर से नहीं आए। अब पोल अपनी पत्नी को इतने समय के बाद देखकर काफी खुश था और अब वो बिना इसकी वजह जाने ऐसा ही करता है। दरअसल ग्रेटा ने ये सब क्रेग के कहने पर किया था, जो कि चाहता था कि आम लोगों को लगे कि पुलिस उनसे झूठ बोल रही है कि कुछ लोग फ्यूचर से आए हैं। वहीं वे दूसरे ग्रुप के बाकी 47 लोगों को भी मरवा देंगे ताकि ये राज यहीं दफन हो जाए और उनके प्लान में आगे कोई अड़चन ना आए। वे जानबूझकर कैंप में जाकर यकीन दिलाते हैं कि वे धीरे धीरे सबको फ्री कर रहे हैं ताकि यहाँ से बाहर निकलते ही एक एक को मार सके। अब ग्रेटा भी अपने पति पोल को अकेले में घर ले जाती है, उसे अपना बेटा दिखाती है जो कि इस समय में काफी खुश है कि तभी पोल पाता है कि उसकी ड्रिंक में जहर मिला हुआ था और वो वहीं मारा जाता है। ग्रेटा ने ये सब क्रेग के कहने पर किया। वहीं दूसरी ओर कैंप की डॉक्टर ने रीस के ब्लड से और ज्यादा एंटीडोट बना लिया था और वो उसे अपने लिए परफेक्ट कर रही थी ताकि उससे उसकी बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट ना हो।
भाई उसने जूड को भी बता दिया था कि क्रेग ने रीस को अपनी लैब में पकड़ रखा है और वे उसे जल्दी ही जान से मारने वाले हैं। सो दोनों मिलकर जल्दी से रीस को ढूंढने लैब में जाते हैं, जहां भी इतने दिनों से रीस को टॉर्चर किया जा रहा था ताकि क्रेग के वैज्ञानिक ये जान सके कि एपेक्स जनरेशन की वीकनेस क्या है। लेकिन रीस फ्री होकर उन साइंटिस्ट को ही मार देती है। साथ ही उसने अपने सारे ही ब्लड सैंपल्स को नष्ट कर दिया था ताकि किसी के भी पास एपेक्स फॉर्मूला ना पहुंचे। उन्हें हिस्ट्री से पहले से पता था कि इसी समय यानी कि साल 2024 से ही एपेक्स फॉर्मूला की शुरुआत होगी। हालांकि रीस ने ये ध्यान नहीं दिया कि उसकी साथी डॉक्टर ने पहले से कुछ सैंपल्स छिपा कर रखे हुए थे और अब वो खुद में वही सैंपल्स इंजेक्ट कर लेती है, जिससे कि उसका कैंसर तुरंत ही ठीक हो गया था। दूसरी ओर क्रेग ने फैसला कर लिया था कि पुलिस के रहते वो कैंप वाले लोगों को नहीं मार पाएगा, इसलिए वो एक रात उस कैंप पर ही अटैक करने का फैसला करता है। हालांकि जूड को रीस की मदद से ये पहले से पता था, तो वो कैंप के सर्वाइवर्स को मैसेज भेज कि उन्हें अभी ही कैंप से निकलना होगा वरना क्रेग सबको मरवा देगा। अब सभी सर्वाइवर्स गार्ड्स को बंधक बनाने लगते हैं ताकि यहाँ से निकल सके, जबकि बाहर से जूड कैंप की सिक्योरिटी वायर्स को काट रहा था और आखिरकार वो कैंप के सारे ही सर्वाइवर्स को अपने साथ बाहर निकाल ही लेता है और अंदर अकेला क्रेग से मिलने जाता है ताकि उसे समझा सके कि उसे इन सर्वाइवर्स को नहीं मारना चाहिए। अब क्रेग कहता है कि फ्यूचर में एपेक्स के लोगों ने आम इंसानों को मारना शुरू कर दिया, इसलिए ही जब वो पहले इंसानी ग्रुप के साथ इस समय में आया तभी से उन्होंने एक सीक्रेट ग्रुप बना लिया था ताकि वे धीरे धीरे ऊंची पोस्ट पर तैनात हो सके और इस बार भविष्य को बदलते हुए कभी एपेक्स ग्रुप को बनने ही ना दें। अब जूड उसे भरोसा देता है कि वे कभी भी एपेक्स ग्रुप को बनने नहीं देंगे और क्रेग इसके बदले में उन 47 सर्वाइवर्स को ना मारे। वैसे भी उन्होंने पोल की वीडियो ऑनलाइन वायरल कर दी है जिसमें वो बोल रहा था कि ये 47 फ्यूचर से नहीं बल्कि आसपास के देशों के प्रवासी हैं, इसलिए उन पर कोई शक भी नहीं करेगा। अब क्रेग इस डील के लिए तैयार था क्योंकि उसे तो सिर्फ एपेक्स ग्रुप को ही नहीं बनने देना था और ये सर्वाइवर्स तो वैसे भी आम इंसान है, सिर्फ रीस को छोड़कर, जिसकी जिम्मेवारी खुद जूड ले रहा है कि वो रीस पर हमेशा निगरानी रखेगा। अब जूड वापस से सर्वाइवर्स के पास आकर उन्हें उनकी फेक आईडीज देता है ताकि वे एक आम इंसान की तरह इस समय में जी सके। वो खुश था कि उसने इन सर्वाइवर्स की मदद की और चूंकि उन्हें पहले से फ्यूचर का पता है तो इस बार ग्लोबल वार्मिंग और एपेक्स ग्रुप का वे सब ध्यान रखेंगे ताकि पृथ्वी का भविष्य सुरक्षित रह सके। यहाँ सभी 47 सर्वाइवर्स अलग अलग देशों में जाकर रहने लगते हैं। उन्होंने सबसे छुपा लिया था कि वे फ्यूचर से हैं, वरना फिर वे कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते। तो वहीं जूड ने रीस से शादी कर ली क्योंकि उसका पहले से डिवोर्स हो चुका है और जूड और रीस लिया और जूड के बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। उन्हें लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया कि अब रिवील होता है कि जिस डॉक्टर ने खुद में रीस का ब्लड इंजेक्ट किया था अब उसमें फिजिकल बदलाव आ चुके हैं। वो काफी स्ट्रॉन्ग बन गई थी और वो निकल पड़ती है उसी ब्लड सैंपल से और भी लोगों को अपने जैसा बनाने, यानी कि एपेक्स ग्रुप की शुरुआत किसी और